हाँ इधर देखो भाई। वही नहीं पंगा, चलो पीछे। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दरअसल इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। वर्क और एनर्जी में हमने देखा था कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। सोलर एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी को भी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, इसके कन्वर्शन के साइंस को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब केमिकल एनर्जी, जब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं, ये जो बैटरी है, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। वो केमिकल रिएक्शन से, ये माइक्रोफोन चल रहा है, तो केमिकल एनर्जी से जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं, इसको इलेक्ट्रो, इसको गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, ऐसे सब नाम से कहते हैं। लेकिन जब इसी का उल्टा करते हैं, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो जो सेल होती है उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इन दोनों में, इस डिफरेंस को छोड़कर बाकी कंस्ट्रक्शन में बहुत चीजें सेम रहती है। वो सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वो सेल जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एनोड देखना कौन है। गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल में केमिकल रिएक्शन, गैल्वेनिक सेल में केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स होता है। रेडॉक्स मतलब अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग करें, तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज, कार्बन के ऊपर 2- चार्ज। अब इसको हम स्ट्रॉन्ग में हीट कर दीजिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो भी कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज रहेगा। जिसके ऊपर जो चार्ज रहता था पहले, टूटने के बाद भी सारे चार्ज वही रहते। ऐसे रिएक्शन में हम कहते हैं ना रिडक्शन हुआ है ना ऑक्सीडेशन हुआ। लेकिन केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जहाँ चार्ज एक्सचेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर कॉपर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर नाइट्रेट बनाता है। यहाँ कॉपर के ऊपर चार्ज 0 रहता है, कॉपर किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में नहीं होने की वजह से कॉपर के ऊपर चार्ज 0 असाइन किया जाता है। लेकिन जब कॉपर नाइट्रेट के साथ जुड़ जाता है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1- होती है। ऐसे दो नाइट्रेट होने की वजह से -2 चार्ज रहता है। और क्योंकि यूनिवर्स में सब कुछ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहना चाहिए, तो नाइट्रेट की वजह से अगर -2 चार्ज आ रहा है तो कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है। पहले कॉपर 0 स्टेट में था, अब कॉपर +2 स्टेट में, चार्ज बढ़ा है। अगर चार्ज इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, और अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हुआ। ये सब कुछ सेम है, चार्ज असाइन करते हैं। अगर आप नोटिस करते हैं किसी भी एटम के एलिमेंट के ऊपर, किसी भी एलिमेंट के एटम के ऊपर चार्ज बढ़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से हो सकता है, और जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा
बाय डेफिनेशन उसको हमने ऑक्सीडेशन मान लिया। चार्ज कैसे बढ़ सकता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तभी बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, ऑक्सीडेशन अगर कहीं हुआ है तो ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, कहीं ना कहीं रिडक्शन होगा ही। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इंग्लिश में कहते हैं एक्म्पनीज ईच अदर। एक्म्पनीज समझते हो ना? ये होगा तो वो lightning is accompanied by thunderstorms। ये कहने की जरूरत नहीं कि थंडरस्टॉर्म हो रहा है तो लाइटनिंग, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं रिडक्शन होगा, इसलिए साथ में कहते हैं रिडॉक्स। रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ में। ये वाले रिएक्शन गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल में जो रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। गैल्वेनिक सेल में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस का वर्ड का मीनिंग ये होता है दे ऑकर ऑन इट्स ओन। इस बैटरी में कुछ केमिकल्स लिए गए हैं, वो केमिकल्स ऐसे जो अपने आप रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं। ये जो कवरिंग देखते हैं ये कवरिंग जिंक की होती है। ये पूरा जिंक होता है। यहाँ एक कार्बन ग्रेफाइट की रॉड होती है, यहाँ पेस्ट भरा जाता है मैंगनीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन का। ये एनोड की तरह काम करता है और ये कैथोड की तरह काम करता है। होता क्या है, ये जो पूरी जिंक की लेयर है, ये जो पूरी जिंक की लेयर है, ये अपने आप इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है, सेरेन टू प्लस बनाती है। ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करकर सेरेन टू प्लस बनाती है। अब ये जो जिंक का लेयर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये कहां से जाता है? ये इस कैथोड से इसके अंदर एंटर कर जाता है। जिंक अपने आप इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। ये इलेक्ट्रॉन जो लॉस होते हैं इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों? जिंक के ऊपर चार्ज बढ़ा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, ये इस कैथोड के थ्रू कार्बन की रॉड होती है। तो देखिए ना बैटरी में थोड़ा उठा हुआ है, ये कार्बन की रॉड होती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन आता है। ये इलेक्ट्रॉन इस पेस्ट में आ जाता है, इसके बीच में पेस्ट भरा हुआ है, इस पेस्ट में आ जाता है। इस पेस्ट में मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज के ऊपर +4 चार्ज रहता है। क्यों? मैंगनीज को X मान लेते हैं, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन -2 चार्ज रखता है, वैलेंसी -2 की ऑक्सीजन, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसको इक्वल टू 0 इक्वल कर देंगे। X का वैल्यू कितना है? +4। यहाँ मैंगनीज +4 चार्ज रखता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाते हैं, मैंगनीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, और ये Mn2O3 बनाता है। Mn2O3 में मैंगनीज के ऊपर चार्ज कितना रहेगा? मैंगनीज को X मान लेते हैं, 2 मैंगनीज है 2X +3 -2 इक्वल्स टू 0, 2X इक्वल्स टू +6, X इक्वल्स टू +3। मैंगनीज +4 से कहाँ आ गया? +3। मैंगनीज का चार्ज कम हुआ है। चार्ज बढ़ना अगर हम ऑक्सीडेशन नाम से बात करें तो चार्ज का डिक्रीज होना रिडक्शन होगा। यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अपने आप हो रहा है। हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन से मतलब नहीं, हमें एक केमिकल रिएक्शन कराना था, उस केमिकल रिएक्शन से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, और हम साफ देख सकते हैं कि जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, मैंगनीज इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, मैंगनीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की फ्लो का डायरेक्शन यहाँ पर एस्टैब्लिश हो रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो हमें ऐसे पेयर लेने होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा, और वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसी सर्किट से हो जाएगा। जैसे इस बैटरी में जिंक से इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, अगर मैंने इसको किसी सर्किट से पास करा दिया तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी। अच्छा, ये रिएक्शन को मैं करा नहीं रहा हूँ, ये खुद ब खुद होगा।
तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये वाला पार्ट जहाँ केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यहाँ हम जो रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं वो केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद होती है, सिर्फ परपेचुएटिंग करते हैं, मतलब इनको करना नहीं पड़ता। ये ऐसे केमिकल्स के पेयर होते हैं जिनको साथ में रखते हो, कोई एक केमिकल इलेक्ट्रॉन देगा, कोई केमिकल इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक से जो हमें पढ़ना है ये इसका उल्टा है। डाउट है यहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केमिकल रिएक्शन कराएंगे, वो केमिकल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन कराएंगे, हम रिडक्शन भी कराएंगे और ऑक्सीडेशन भी कराएंगे, लेकिन वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद नहीं होगा, हमें रिडक्शन भी करना है ऑक्सीडेशन भी कराना है, लेकिन वो खुद ब खुद नहीं होगा। मतलब हमें केमिकल रिएक्शन कराना है, क्योंकि वो खुद ब खुद नहीं होगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करेंगे। हमें कैसा रिडक्स रिएक्शन कराएंगे, हमें कैसा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराएंगे तो खुद ब खुद नहीं होगा, और क्योंकि वो खुद ब खुद नहीं होता तो वी नीड टू सप्लाई एनर्जी, और एनर्जी हम किस फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। एक रिएक्शन अगर सोडियम क्लोराइड को देखो, सोडियम के ऊपर प्लस साइन होता है, क्लोराइड के ऊपर माइनस साइन, और सोडियम और क्लोराइड के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सोडियम क्लोराइड से काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़ा हुआ है। अब क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, किसी भी कंपाउंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, साफ सी बात है, आपको सोडियम को क्लोराइड के साथ फ्री करना है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80, ये वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता है नंबर ऑफ टाइम्स इट विल रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन अ पेयर ऑफ कंपाउंड। किसी पेयर ऑफ कंपाउंड के बीच में एग्जिस्ट करने वाले फोर्स को वाटर कितना टाइम कम करेगा, ये वो नंबर है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 20 होता है तो ये सोडियम और क्लोराइड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको 20 टाइम्स कम कर देगा। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू मैं कहता 35, तो ये सोडियम और क्लोराइड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है उसको 35 टाइम्स कम कर देगा। मैं कह रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का 80 होता है, मतलब ये किसी भी आयन के बीच में एग्जिस्ट करने वाले फोर्स को एकदम से 80 टाइम्स कम कर देगा। 10, 20, 30, 40, 50 टाइम भी कम कर देगा तो सोडियम और क्लोराइड के बीच में जो अट्रैक्शन है वो टूट जाएगा। ये तो सीधा 80 टाइम्स कम कर देगा, मतलब सोडियम और क्लोराइड के बीच में जो अट्रैक्शन है वो नहीं रहेगा। तो सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर का हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस सोडियम और क्लोराइड को फ्री कर देता है। वाटर का हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस सोडियम और क्लोराइड को फ्री कर देगा, लेकिन एक प्रॉब्लम रह जाएगी। इस पूरे चेंबर में ऐसे बहुत सारे आयन हो जाएंगे। अब इनके बीच में जो एक्टिव पैसिव समझते हैं, जो एक्टिव फोर्स का वो तो छूट गया, लेकिन पैसिव फोर्स फिर भी काम करेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो तो हल्का फुल्का अट्रैक्ट वो तो करेगा। तो ये जो पॉजिटिव आयन है, ये जो नेगेटिव आयन है, इनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होता है। ये जो अट्रैक्शन होगा, एक क्लोराइड के आजू बाजू बहुत सारे सोडियम प्रेजेंट होंगे, तो क्लोराइड एक अट्रैक्शन फील करेगा और इसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। हाँ, पहले जैसे ये जुड़े हुए थे वैसे नहीं रहेंगे, फ्री होंगे, लेकिन मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। तब तक इस क्लोराइड को बहुत सारे सोडियम खींच के रखते हैं। अगर मैं इस साइड में सोडियम से ज्यादा भी पॉजिटिव चार्ज रखने वाला कुछ लगा, सोडियम पॉजिटिव चार्ज,
क्लोराइड को जाने नहीं दे रही। क्लोराइड जाना चाहता है कहीं पर, लेकिन सोडियम रेस्ट्रिक्ट कर। अगर मैं दाएं या बाएं साइड में एक सोडियम से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का कोई सोर्स लगा दूं, तो क्लोराइड ये सारे सोडियम को छोड़कर उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ चला जाएगा। और अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम क्लोराइड की वजह से जाना नहीं चाहेगा, या मैं बेटर कहूं तो सोडियम क्लोराइड की वजह से जा ही नहीं पाएगा। तो सोडियम को अगर मूव कराना है तो क्लोराइड से ज्यादा नेगेटिव चार्ज का कोई सोर्स लगा देगा। तो बाहर से एक सोर्स लगा देंगे, इसका नेगेटिव चार्ज क्लोराइड के नेगेटिव चार्ज से ज्यादा होगा, तो सोडियम उसकी तरफ मूव करेगा। सोडियम और क्लोराइड जो अदरवाइज मूव नहीं करेंगे, बाहर से अगर हम कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा देते हैं, बाहर से अगर हम कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा देते हैं, तो सोडियम और क्लोराइड अब मूव कर जाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो क्या करेंगे, ये सोडियम और क्लोराइड, ये सोडियम और क्लोराइड पहले सॉलिड स्टेट में थे, इनको अलग कैसे किया, वाटर में डाल दिया। अब ये Na+ बन गया एक्वस, और ये Cl- बन गया एक्वस। एक्वस लिखने का पर्पस क्या होता है, वाटर ने सोडियम क्लोराइड को तोड़ दिया, सोडियम के ऊपर जो प्लस चार्ज आया है, सोडियम के ऊपर जो प्लस चार्ज आया है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर लेंगे, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसको आजू बाजू से घेर लेंगे। हाँ, वो तो बनेगा सबको, Cl2 बनेगा सबको, Cl-। क्लोराइड को भी ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, इसको हाइड्रेशन कहते हैं। पूरे प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं, क्योंकि सोडियम Na+ बनते बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल इसके आजू बाजू चिपक जाता है, तो इसको लिखते हैं एक्वस। क्लोराइड के साथ भी ऐसा होता है, इसलिए इसको लिखते हैं एक्वस। और सोडियम क्लोराइड मैंने सोडियम क्लोराइड के ग्रेन्स वाले थे, मैं वो सॉलिड स्टेट में, वाटर में जाने के बाद ऐसा होगा। तो अभी मैंने वाटर में डाल के सोडियम क्लोराइड को अलग कर दिया, और अब ये Na+, Cl-। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ये सोडियम क्लोराइड की वजह से जा नहीं पा रहा, और ये क्लोराइड सोडियम की वजह से जा नहीं पा रहा, और ये सोडियम क्लोराइड की वजह से मूव नहीं कर पा रहा। मैं एक्सटर्नली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अप्लाई कर दूँ, यहाँ बैटरी लगा दूँ, जो बड़ी बड़ी वाली डंडी होती है उसको पॉजिटिव मान लो, और जो छोटी वाली डंडी होती है उसको नेगेटिव। ये जो बड़ी वाली डंडी है जो पॉजिटिव है, उसको हमेशा लेफ्ट में रखेंगे। आप लगाने को इसको भी राइट में लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कन्वेंशनली हमने मान लिया कि हम सभी इसको लेफ्ट में रखेंगे। अब आप नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब ये रूल बन चुका है कि ऐसा ही। जैसे मैं बैटरी के पॉजिटिव इससे लगा दूंगा, तो इसके ऊपर खूब सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे मैं बैटरी का नेगेटिव यहाँ लगा दूंगा, यहाँ बहुत सारा नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा, कितना पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, कितना नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, बैटरी में अलग अलग वोल्टेज आता है, 1.5 वोल्ट, 1.6 वोल्ट, 2.0 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, अलग अलग वोल्टेज की बैटरी है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स पहले कर लेते हैं। जो सॉल्ट को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, उस पर कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि सॉल्ट आप खुद से ले रहे हैं तो आपको पता रहेगा इसके ऊपर क्या चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज वो नेगेटिव चार्ज कितने चार्ज अप्लाई करने पर मूव करेगा, वो भी आपको पता रहता है। तो आप ऐसी बैटरी लगाते हैं जिसका वोल्टेज सफिशिएंट होता है इन आयंस को अपनी तरफ खींचने के लिए, ये सब आपको पता है। अब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे तो ये क्लोराइड आएगा, इसके तरफ मूव कर जाएगा, और ये सोडियम लगा देंगे, ये नेगेटिव चार्ज ये सोडियम को अपनी तरफ खींच लेगा, ये NaCl टूट गया। ये जो Na+ है, ये जो Na+ है, ये किसके तरफ जा रहा है, इस नेगेटिव चार्ज की तरफ। अच्छा, इस सरफेस पे, इस वाले सरफेस, इस वाले सरफेस पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ एक Na+ आ रहा है, ये Na+ इस सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये Na+ इस सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम बन जाएगा, और यहाँ पर चिपक जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे Na+, ऐसे ही बहुत सारे Na+ इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ n नंबर ऑफ Na+, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर n नंबर ऑफ सोडियम बनकर यहाँ चिपक जाएंगे।
क्योंकि सोडियम के ऊपर चार्ज कम है, क्योंकि सोडियम के ऊपर चार्ज कम है, क्योंकि सोडियम के ऊपर चार्ज कम हुआ, ऐसा कब हो सकता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते, सोडियम में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। अच्छा, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया नहीं, हमने कराया था। ये इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद एक्सेप्ट करता तो स्पॉन्टेनियस होता, ये करना नहीं चाहता, तो मैंने जबरदस्ती बैटरी लगाकर करवाया, इसलिए कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। खुद से नहीं होता, हम कराते हैं। लेकिन जो प्रोसेस तो रिडक्शन है ना, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? इस वाले को देखो, इस वाले सरफेस पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, एक क्लोराइड इसकी तरफ मूव करके आता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब क्लोराइड के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसमें दे दे, तो Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और क्या बनेगा? Cl। लेकिन Cl स्टेबल नहीं होता, तो ऐसा एक और क्लोराइड, ऐसे तो करोड़ों अरबों क्लोराइड्स हैं, एक और क्लोराइड एक और इलेक्ट्रॉन का लॉस करके एक और Cl बना लेगा, और ये दो Cl मिलकर हम Cl2, मतलब यहाँ क्लोरीन गैस का, यहाँ क्लोरीन गैस का लिबरेशन होगा इस वाले प्लेट पर, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ बहुत सारे करोड़ों अरबों क्लोराइड्स आएंगे, एक क्लोराइड आएगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, एक Cl बनेगा, एक दूसरा क्लोराइड एक दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो भी Cl बनेगा, और ये दोनों ही Cl स्टेबल नहीं है, ये दोनों Cl मिलकर आपस में Cl2 बना लेंगे, मतलब यहाँ से मुझे क्लोरीन गैस का ग्रीनिश येलो कलर उठता हुआ दिखेगा। अच्छा, इस इधर क्या रिएक्शन होगा? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का लॉस कर, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, क्लोरीन के ऊपर अभी चार्ज 0 आ गया, चार्ज बढ़ रहा है नंबर लाइन में, -1 से 0 कब जा सकते? इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, चार्ज इंक्रीज हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है कि हम करा रहे? हम करा रहे, बैटरी देखो बड़ा तो होता नहीं। अच्छा, ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे जहाँ बैटरी होता है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं, जहाँ बैटरी होता है और एक केमिकल रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन भी कैसा? रिडॉक्स, एक रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, उसको बैटरी देकर जबरदस्ती करवा देते हैं, तो हम कहते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक से, हमें यही पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस समझे? अच्छा, अब इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड को आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? ये सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में इलेक्ट्रोलाइट वो होता है, केमिस्ट्री की भाषा में इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पानी में आयन से दे या गर्म करने पर आयन से दे, वो केमिकल सब्सटेंस जो पानी में जाते ही आयन दे दे या गर्म करने पे आयन से दे, उनको कुछ बोलना था, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। those chemical substances which can dissolve in water, those chemical substances which can dissolve in water। अच्छा, वाटर में डिसॉल्व करने पे आयन क्यों बनते हैं? क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना ज्यादा होता है, कोई भी आयन अगर आप उसमें डिसॉल्व करें तो वो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को 80 टाइम्स कम कर देते हैं, और वो लूज भी है तो मेल्ट हो जाते हैं और वो टूट जाते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं हो तो हम गर्म कर देते, गर्म करके जो अट्रैक्शन फोर्स था उसको भी ब्रेक किया जाता है। those chemical substances which when dissolved in water or in molten state, those chemical substances which when dissolved in water or in molten state gives ions are known as electrolytes। तो हमें हमें एक इलेक्ट्रोलाइट देगा, इसको इसके आयंस को अलग अलग करते हैं, लेकिन परमानेंटली अलग कैसे करते हैं? वाटर में या गर्म करने पर ये सेपरेट होते हैं, अब इसको परमानेंटली अलग कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। तो प्रोसेस क्या होगा? एक इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रिसिटी देकर तोड़ना, इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस मतलब तोड़ना, एक इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर तोड़ देना, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसा हवा नहीं लगती, गुरु के बगल में बैठ, गुरु के बगल में बैठ, हवा नहीं लगती, बिल्कुल हवा नहीं लगती, गुरु के बगल में बैठ।
इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए क्या क्या चाहिए? अच्छा, क्या क्या चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए? बिना बैटरी का तो हो नहीं सकता, मतलब एक सेल की जरूरत होगी। दूसरा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? वो सरफेस जहां रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगा, हवा में तो होगा, तो इलेक्ट्रोड प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर द केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। अच्छा, दूसरा इलेक्ट्रोड क्या होता है? अगर मैं यहाँ बैटरी का पॉजिटिव और बैटरी का नेगेटिव लगाता है, तो ये बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देंगे और ये बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज को यहाँ जनरेट करता है। कोई भी करंट फ्लो तब होता है जब सर्किट कंप्लीट होती है। कोई भी करंट फ्लो तब होता है जब सर्किट कंप्लीट होती है। अगर सर्किट में कहीं भी ब्रेक है तो करंट फ्लो स्टॉप हो जाता है। यहाँ आयंस Na प्लस Cl माइनस बन गया, ये Cl माइनस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये Na प्लस यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सोडियम यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ले रहा है, और यहाँ क्लोराइड इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन कैसा है? यहाँ क्लोराइड इस सरफेस में क्लोराइड इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इस सरफेस में सोडियम इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन इनवर्ड है और यहाँ इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो ये सर्किट चलती रहेगी। ये सर्किट, अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? इस बारे में यहाँ लॉस हो रहा है। जहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वहां हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है वहां हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा जहाँ ऑक्सीडेशन होगा उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। जहाँ ऑक्सीडेशन होगा उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। अदरवाइज डेफिनेशन भी ऐसे रहती है, एनोड इज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। एनोड इज, अच्छा, एनोड क्या है? वो सरफेस एरिया, बस ये जो सरफेस एरिया है जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये सरफेस एरिया को एनोड कहते हैं। एक टर्म है जो यूज किया, ये जो प्लेट है ये किस किस की हो सकती है? ये जो सरफेस एरिया है ये कोई मेटल हो सकता है, ये कोई मेटल हो सकता है, जैसे प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये कोई मेटल हो सकता है। या फिर ये कार्बन, ग्रेफाइट, कोक, ऐसा कुछ है। अगर ये मेटल है और अगर ये कार्बन, ग्रेफाइट, कोक, ऐसा प्लैटिनम को भी याद, इनमें प्रिंसिपल डिफरेंस, ये जो भी मैंने लिखा है इनको टुगेदर हम कहते हैं इनर्ट और इनको कहते हैं एक्टिव। कॉन्सेप्ट सिंपल सा रखा था हमने, ये सरफेस एरिया देगा, ये सरफेस एरिया देगा। सरफेस एरिया मतलब यहाँ क्लोराइड आके इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। अगर ये सिर्फ सरफेस एरिया प्रोवाइड करने का काम करता है, खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, अगर ये सिर्फ सरफेस एरिया देने का काम करता है, खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, तो हम कहते हैं इनर्ट। when it provides only the surface area for a reaction to take place and does not actively take part in it, हम कहते हैं ये इनर्ट है। लेकिन कभी कभी ये सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है, नहीं, ये खुद ही रिएक्ट करता है। सरफेस एरिया प्रोवाइड कराने से ज्यादा इसको खुद रिएक्ट करना होता है, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोड एक्टिव। एक्टिव इलेक्ट्रोड कैसे पहचान सकते हैं? प्लैटिनम को छोड़कर कोई भी मेटल, वैसे तो प्लैटिनम भी मेटल है लेकिन प्लैटिनम इनर्ट होता है। वैसे तो प्लैटिनम भी मेटल होता है, प्लैटिनम को छोड़कर कोई भी मेटल अगर रहा तो हम बोलेंगे एक्टिव। प्लैटिनम भी मेटल लेकिन प्लैटिनम इनर्ट, और अगर कार्बन को ग्रेफाइट रहा तो फिर इनर्ट, पक्के से इनर्ट है, वो सिर्फ सरफेस एरिया देगा, वो रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता। हां, पोटेशियम, आप एल्काली मेटल्स की बात करें जो हवा में रिएक्ट करता है, तो आपको पानी में डिप करने में क्या सोचते हैं? नहीं समझ। एल्काली मेटल्स आर
हाईली रिएक्टिव। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि फॉल्स है? करेक्ट है, फॉल्स स्टेटमेंट। एक्सट्रीमली हाईली रिएक्टिव नहीं। तो अल्काइल मेटल्स को अगर आप वाटर में डिप करेंगे क्या होगा वो देखने के लिए आप अपनी आंखें सलामत रखिए, पूछना पड़ेगा अरे क्या होगा। अर्णव आपको बताएगा। हम एक सिंपल से कंसेप्ट की बात करेंगे। मर्करी अभी इतना पहले समझ लेते। और मर्करी कार्सिनोजेनिक होता है, टॉक्सिक होता है, कैंसर कॉजिंग होता है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग। मर्करी को भी काम करने के लिए बहुत केयरफुली काम करते हैं। पहले सिंपल सिंपल से बाकी समझते हैं, फिर इनके स्पेशल केसेस में जाएंगे। अनिश मैम बताता रहेगा कैसे करना। कैसा है अनिश? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। अरे वेरी ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए हमें सेल चाहिए और क्या चाहिए? इलेक्ट्रोड्स। कितने तरह के हो सकते हैं? एक्टिव इलेक्ट्रोड्स और एक इनर्ट इलेक्ट्रोड। अच्छा, इलेक्ट्रोड में दोनों पे नेगेटिव चार्ज आता है क्या? नहीं, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आता है। एक पे पॉजिटिव होगा, एक पे, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका नाम क्या देंगे? कैथोड। गलत नहीं बोला। जिसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा वो क्या होगा? कैथोड। बहुत कैथोड। और इसमें नेगेटिव चार्ज होता है वो नॉट। तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा वो होगा एनोड, और जिसमें नेगेटिव चार्ज आएगा वो होगा कैथोड। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, हो गया? हाँ, बस नोट बना लेना। एक्टिव इलेक्ट्रोड के पेयर में होंगे, एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। इनर्ट में भी वही होगा, एनोड और कैथोड। सेल लेंगे, इलेक्ट्रोड लेंगे और क्या लेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? कोई भी सॉल्ट किस फॉर्म में? एनी सॉल्ट, ठीक है। तो ये एनी सॉल्ट इन एक्वस और अब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। एक्टिव इलेक्ट्रोड लेकर और इनर्ट इलेक्ट्रोड लेकर क्या क्या चाहिए वो समझ आ गया? बैटरी क्यों चाहिए, इलेक्ट्रोड्स क्यों चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट क्यों रह गए? तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous copper sulfate with inert electrode with active with active electrode। पहले inert electrode से लेते और active electrode लेने से फर्क कहाँ पड़ेगा वो भी देखो। इलेक्ट्रोलाइट क्वेश्चन में गिवन है ना, क्या इलेक्ट्रोलाइट? कॉपर सल्फेट। एक्वस की मॉडल वो भी दिया हुआ है CuSO4। ये वाटर में जाते ही टूट जाएगा,
CO2 प्लस देगा और SO4। अच्छा वो एक्वस दिखेगा तो वाटर भी प्रेजेंट रहेगा और वाटर भी दिखेगा H प्लस प्लस OH माइनस। दोबारा देखो एक्वस COSO4 लिखा है ना, इलेक्ट्रोलाइट मेंशन है कि कॉपर सल्फेट हो, तो पहले कॉपर सल्फेट को छोड़ देंगे CO2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब उसने एक्वस लिखा है तो बीच पढ़ते वक्त हमने पढ़ा था वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन होता है। कुछ वाटर हमेशा कूल जाता है 25 डिग्री सेल्सियस में। कितना कूलता है 10 टू द पावर -7 मोल्स पर लीटर। तो वाटर में कुछ आयंस तो देगा ही, तो वाटर का वो इक्वेशन भी लिखेंगे। ये दोनों इक्वेशन क्यों लिखते हैं ये बात में दिक्कत है। कॉपर सल्फेट लिया एक्वस में, कॉपर सल्फेट तो टूटेगा क्योंकि एक्वस मीडियम मतलब वाटर में लिया, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कॉपर को तोड़ेगा और वाटर खुद भी कुछ टोटल आयंस देता है H प्लस प्लस H। तो अब एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आयंस क्या क्या है ये इक्वेशन से पता चल गया। आयंस क्या क्या है H प्लस OH माइनस CO2 प्लस SO4 2 माइनस। अब ये आयंस का हमें मूवमेंट कराना है, ऑपोजिट साइड में मूवमेंट कराना है, तो क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स इसको बैटरी के पॉजिटिव से, इसको बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और इसको बैटरी के नेगेटिव से। यहाँ खूब सारा पॉजिटिव आ जाएगा, इसका नाम क्या होगा एनोड साइड, और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा ये कैथोड। अच्छा अब एनोड और कैथोड सरफेस एरिया प्रोवाइड कराएगा किसको या आयन ताकि रिएक्शन हो सके। एनोड में कौन सा रिएक्शन होगा, अब हम लिखेंगे रिएक्शन एट, पहले कौन सा लिखेंगे एनोड, ये पहले कैथोड लिखेंगे। रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड में क्या रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोलाइट क्या कहूँ ये हां ग्रेफाइट वो लास्ट में कैथोड में क्या रिएक्शन होगा हां क्या कैथोड नेगेटिव चार्ज है। अच्छा अब कैथोड में आपके पास एक प्लेट है जहां पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा है, नेगेटिव चार्ज है। ये प्लेट है, इस प्लेट में कौन कौन से आयन माइग्रेट कर पाएंगे H प्लस यहाँ माइग्रेट करके जाएगा, CO2 प्लस भी यहाँ माइग्रेट करके। तो इस सरफेस पे H प्लस और CO2 प्लस का एक्टिवेशन होगा, लेकिन रिएक्ट कौन करेगा, ये किसको रिएक्ट करवाएगा या इन दोनों में से कौन जाकर इसके साथ चिपकेगा, ये एक्टिविटी सीरीज से पता चलता है। एक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है वो चार्ज कैरी करता है, इस सीरीज में जो भी ऊपर है उसके ऊपर चार्ज रह जाता है, जो नीचे वो रिएक्ट करता है। H प्लस और Q में H प्लस ऊपर है ना, H ऊपर है ना, तो H प्लस के ऊपर चार्ज रिटेन करेगा, Q नीचे Q के ऊपर चार्ज रिटेन नहीं देगा, Q चार्ज लॉस करेगा। जो ऊपर रहता है उसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, सॉल्यूशन में उसकी एक्टिविटी ज्यादा रहती है, जो नीचे है सॉल्यूशन में उसकी एक्टिविटी कम होती है। हाइड्रोजन और कॉपर में H प्लस और CO2 प्लस, H प्लस की सॉल्यूशन में एक्टिविटी ज्यादा रहती है, वो सॉल्यूशन में ज्यादा देर नहीं है, वो रिएक्ट करके
स्टेबल होना नहीं चाहिए। इस सीरीज से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन रिएक्ट करेगा, इसकी एक्टिविटी सॉल्यूशन में ज्यादा रहेगी, इसकी एक्टिविटी सॉल्यूशन में ज्यादा रहेगा, मतलब ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा, इसकी एक्टिविटी सॉल्यूशन में कम, तो ये रिएक्ट करेगा। अब मुझे पता चल गया दोनों में कौन रिएक्ट करेगा, कौन करेगा, कॉपर। कॉपर के ऊपर 2+ चार्ज है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बनेगा, सी। तो इस सरफेस पे कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सीयू बनकर चिपक जाएगा। सॉल्यूशन से कॉपर 2+ चलेगा। अच्छा, आप ये एक्वस लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, सॉलिड। इस सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, H+ का कलर नहीं होगा, OH- का कलर नहीं होगा, SO4 का कलर नहीं होगा, लेकिन Cu2+ ग्रीन ब्लू पसा ब्लू का, कॉपर का कलर ब्लू होता है, मतलब ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का होगा पूरा, या ब्लू कलर होगा, Cu2+ प्रेजेंट है इसलिए। अब ये कॉपर बनकर डिपॉजिट हो, ये मेटालिक कॉपर है, Cu2+, ये एक्वस में ब्लू कलर का होता है। सिर्फ Cu अगर रहा मेटालिक कॉपर, तो ये पिंक या रेड कलर का लिखते हैं। कॉपर का ऑक्साइड ये ब्लैक कलर का होता है। कॉपर का कार्बोनेट अगर रहेगा तो ये लाइट ग्रीन कलर का होता है। कॉपर के इतने कलर याद रखना, क्लास 10 तक काम होंगे। अगर Cu2+ एक्वस है तो ये ब्लू कलर का होगा, अगर मेटालिक कॉपर है तो ये पिंक या रेड कलर का लिख सकते हो, अगर कॉपर का ऑक्साइड है तो ये ब्लैक कलर का होगा, और कॉपर का कार्बोनेट लाइट ग्रीन कलर का। इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू होगा, इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू होगा, और क्योंकि ये मेटालिक कॉपर बन रहा है तो हल्के हल्के से सॉल्यूशन का ब्लू कलर जाता रहेगा। Cu2+ जा रहा है, सॉल्यूशन का ब्लू कलर भी जाता रहेगा। अच्छा, रिएक्शन एट एनोड क्या होगा, रिएक्शन एट एनोड क्या होगा, यहाँ कौन कौन आएगा माइग्रेट करके, OH- और SO4 2-। जैसे यहाँ एक्टिविटी सीरीज काम आती है, कैथोड पे क्या होगा, एक्टिविटी सीरीज से पता चलता है। एनोड पे क्या होगा, ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज से पता चलता है। पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद लास्ट में ये सीरीज लिखूंगा। एनोड पे क्या होगा, इसको कहते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज सीरीज। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज सीरीज, इसको तोड़ तोड़ कर बोलो, प्रेफरेंस ऑफ डिस्चार्ज। एनोड पे कौन डिस्चार्ज होगा, इसका डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज समझ लो, चार्ज कैरी करता है वो लॉस करेगा, डिस्चार्ज। एनोड पे कौन डिस्चार्ज होगा, इसका प्रेफरेंस ज्यादा है, इसका प्रेफरेंस ज्यादा है, मतलब कौन ज्यादा प्रेफर्ड है, कौन ज्यादा प्रेफर्ड है डिस्चार्ज होने के लिए। एक्टिविटी सीरीज का कॉन्सेप्ट अलग है। जो कैथोड में रिएक्शन होता है इसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो काफी सिंपल होते हैं। एनोड पे जो डिस्चार्ज होता है, एनोड पे जो डिस्चार्ज होता है, कौन आके पहले डिस्चार्ज होता है, इसमें जो फैक्टर्स काम करते हैं, इसमें एडिशनल फैक्टर्स काम करते हैं, इसमें एडिशनल फैक्टर्स काम करते हैं, और वो सारे फैक्टर्स को मिला जुला कर हमने एक अलग से सीरीज लिख डाली, वो सीरीज को कहते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को मिला जुला कर एक सीरीज बनी, और उस सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर OH- और SO4 माइग्रेट किया है, लेकिन प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग कौन माइग्रेट, कौन डिस्चार्ज होगा, OH-। अगर बहुत सिंपल सी भाषा में मैं बोलूं तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है, एक, यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ना, यहाँ एक ऑक्सीजन, और यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 4। You remember oxygen is the second most electronegative element of the periodic table। यहाँ 4 ऑक्सीजन है जो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करना भी चाहिए, रादर उल्टा बोलो तो ये इनसे इलेक्ट्रॉन ले भी पाएगा। यहाँ
सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का प्रेजेंट है 4, ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन आप ऐसे सिंपल सी बात से इसको मत समझो, और फिर यहाँ ये फैक्टर काम कर जाता है, बाकी केस में ये फैक्टर काम नहीं करता। तो एक सीरीज आपको याद कर लीजिए, 7-8 एलिमेंट की 7-8 पीसी लिखेंगे, Cl माइनस Br माइनस F माइनस I माइनस NO3 माइनस NO2 माइनस OH माइनस SO2 माइनस, बस हो ये समझ आया। अच्छा, कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कौन करेगा, OH माइनस, एक OH माइनस कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो रिएक्शन है एनोड लिख रहा हूं मैं, OH माइनस एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, क्या बनाएगा OH। OH में कोई स्टेबिलिटी है नहीं, OH प्लस OH अगर मिल जाता है तो ये H2O प्लस O बना सकते हैं। एक OH एक दूसरे OH से मिलकर H2O बना लिया प्लस O। यहाँ स्टेबल कौन है, H2O अनस्टेबल कौन है, वो। ऐसा रिएक्शन के एक बार और लिख देते, OH प्लस O। फिर यहाँ पर एक H2O बनेगा, फिर यहाँ पर एक ऑक्सीजन आएगा। अच्छा, यहाँ भी स्टेबल वाटर है और यहाँ अनस्टेबल O है, ये दोनों O मिलकर O2 बना देंगे। यहाँ 2H2O लिख सकता हूँ मैं, 2H2 और O2 बनने के लिए कितने OH की इन्वॉल्वमेंट हुई, 4OH। 4OH मुझे कैसे मिल सकता है, 4OH माइनस, अगर 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं तो 4OH मिलेगा, नहीं समझ। एक OH के साथ मिलकर H2O प्लस O बनाता है। H2O स्टेबल है लेकिन O स्टेबल नहीं है। एक और OH के साथ मिलकर फिर H2 और O बनाएगा, ये दोनों वाटर बन गए 2H2, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन मिलकर O2 बन गया। तो 2H2 और O2 मिलेगा मुझे कितने OH से, 4OH। और 4OH मुझे कैसे मिलेगा, 4OH माइनस, अगर 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं तो 2H2 प्लस O2 मिलेगा। समझे। तो एनोड में ये रिएक्शन कितनी बार लिखेंगे हम, 4OH माइनस कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का, क्या बनाएगा 4OH, और 4OH क्या बना सकते हैं 2H2 प्लस O2। तो नेट रिएक्शन में क्या लिखूंगा यहाँ पर, 4OH मिलकर मुझे देगा 2H2 प्लस O2। अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स, एनोड में कितने इलेक्ट्रॉन लिखे मैंने रिएक्शन में, और कैथोड में कितने इलेक्ट्रॉन लिखे मैंने, जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन दिए जाने चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन दिए जाने चाहिए, या जितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं उतने इलेक्ट्रॉन लिए जाने चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस रिएक्शन को मैं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। अच्छा, अब ये रिएक्शन क्या है, रिडक्शन, और ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन। कैथोड में क्या हुआ, कैथोड में ऑक्सीडेशन हुआ। अब मैं ऑक्सीडेशन में कुछ नहीं हुआ, रिडक्शन हुआ, तो ये तो ऑप्शन क्या हुआ कैथोड में, रिडक्शन। एनोड में ये अभी हुआ है क्या, हमेशा होगा, अभी हुआ, आगे फिर हो जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं ऑलवेज, हिंदी में क्या मतलब है इसका, समझ लो। कोई डाउट है यहाँ पर। अच्छा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन अलग अलग होता है या एक्कम्पनीज प्रोसेस, अब इसको जोड़ के लिखिए। कैथोड में जो रिएक्शन हो रहा है, एनोड में जो रिएक्शन हो रहा है, उसको नीचे से जोड़ दो ऐसे करके, तो रिडॉक्स रिएक्शन। टू Cu 2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है 2 Cu, और इस रिएक्शन को जोड़ दो 4 OH माइनस 4 इलेक्ट्रॉन, फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है मुझे 2H2O प्लस।
नेट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखना चाहिए। ये +4 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐड कर देता हूं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये +4 इलेक्ट्रॉन, ये -4 इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे फाइनली क्या मिलेगा, 2CO2 प्लस 2CO2 प्लस 4 OH माइनस 2Cu प्लस 2H2O प्लस O2। समझ आएगा? क्या 4 यहाँ पर यहाँ पर ये 4 OH माइनस 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 4 OH बना सकते, ये 4 OH वाटर और ऑक्सीजन। कोई डाउट है यहाँ पे? सल्फेट और H2SO4 ये मीडियम में ऐसे पड़े रहते हैं, उसको कहता है ओवर पोटेंशियल। अगर तुम यहाँ जरूरत से ज्यादा पोटेंशियल दे दोगे तब हो सकता है सल्फेट जाकर रिएक्ट हाइड्रोजन सॉल्यूशन में ले। कोई डाउट है यहाँ पे? हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, वो सब भूल जाओ तुम। अच्छा, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन कैथोड में क्या होता है वो ऑब्जर्व करेंगे हम, और एनोड में क्या होता है वो ऑब्जर्व करेंगे। कैथोड में कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो कैथोड में क्या लिखेंगे, डिपॉजिशन ऑफ कॉपर, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ डिपॉजिशन ऑफ मेटलिक कॉपर। और एनोड में क्या होता है वो ऑब्जर्व करेंगे, वाटर और ऑक्सीजन। वाटर मीडियम में ऑलरेडी प्रेजेंट था, कुछ और बन गया तो आपको क्या पता चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन गैस ये तो इवॉल्व हो जाएगी ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ O2 गैस। इस सॉल्यूशन का कलर पहले क्या रहेगा, ब्लू। किसके वजह से, कॉपर की वजह से। गलत है, कॉपर डाई पॉजिटिव आयन की वजह से, Cu2 प्लस आयन की वजह से। और वो कॉपर का जो डाई पॉजिटिव आयन था वो डिपॉजिट हो रहा है, तो ये ब्लू कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स ग्रेजुअली। ग्रेजुअली क्यों, क्योंकि कॉपर टोटल्स को जाकर डिपॉजिट होने में टाइम लगेगा, ब्लू कलर हल्के हल्के से फेड होता रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि स्विच ऑन किया और ब्लू कलर कलर को, the blue color of the solution fades gradually. Question क्या आता है, with reference to the electrolysis of aqueous copper sulfate in inert electrode. Inert electrode मतलब, अच्छा मैंने यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोड दिया है, मैंने तुम्हें बताया, उसने कुछ टेक पार्ट किया। वो इलेक्ट्रोड जो टेक पार्ट नहीं करते हैं हमें पता भी नहीं चलता क्या होता है, बाद में बताना पड़ता है, अरे इलेक्ट्रोड क्या लिया था, तो कहते हैं ना ग्रेफाइट लिया, मतलब इनर्ट लिया। तो यहाँ इलेक्ट्रोड क्या होगा, ग्रेफाइट, मतलब एक्टिव की नोट। समझ गया? क्वेश्चन क्या आता है, विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous copper sulfate with inert electrode, आंसर द फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग। नंबर 1, राइट द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट कैथोड, राइट द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड, राइट द ऑब्जर्वेशन taking place at cathode and anode. The blue color of the solution fades gradually. Why? What were the electrodes taken? Pink color के बारे में नहीं, क्या लिखा, देखो अब इसी इलेक्ट्रोड को किससे कराएंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड। देखो
इधर इलेक्ट्रोलाइट द lack of copper sulfate with active electrode. एक्टिव इलेक्ट्रोड मेंशन अगर रहता है, इलेक्ट्रोलाइट जो प्रेजेंट होगा उसमें कैटायन होगा। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अरे इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया मैंने? कॉपर सल्फेट। इसका कैटायन कौन सा है? Cu2 एक्टिव इलेक्ट्रोड का मेंशन रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट का जो कैटायन है उसी का मेटल लेगा, तो इलेक्ट्रोड क्या रहेगा? कॉपर। मतलब ये जो एनोड है ये कॉपर होगा और ये जो कैथोड ये भी इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो यहाँ इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा? कैथोड, सॉरी कॉपर। हाँ बोलो। नहीं उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलाइट, वो नहीं कर रहा। आयन क्या है इसमें? कैटायन मेटल, मेटल कैटायन कौन सा है? कॉपर। अगर क्वेश्चन में लिखा रहता है एक्टिव इलेक्ट्रोड तो जो कैटायन है वही वाला मेटल आपको लेना, जो कैटायन है वही मेटल लेना, दूसरा कुछ मेटल नहीं लेना। उस केस में उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कुछ भी हो सकता है, वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या होने वाला। एक्टिव इलेक्ट्रोड लेने पर जो बदलेगा वो एनोड का रिएक्शन है, वो मैं समझाता हूँ क्यों। अच्छा अब की बार ये प्लेट किसकी है? ये वाली प्लेट भी किसकी है? कॉपर की। ये प्लेट कॉपर की है। ये वाली जहां जहां चेंज करो उसको अच्छे से लिख दो, तो ब्लैक पेन से लिख दो। ये वाली प्लेट किसकी है? कॉपर की। इस प्लेट में कौन आ रहा है? भाई H प्लस और Cu2 प्लस, डिपॉजिट कौन होगा? कॉपर। मतलब अपनी बार कॉपर के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। यहाँ तुमने कॉपर लिया था और इसके ऊपर कौन डिपॉजिट हो रहा है? कॉपर। तो ऑब्जर्वेशन क्या लिखूंगा? इंक्रीज, इंक्रीज इन मास ना। तुमने यहाँ कैथोड पे कॉपर लिया है और कॉपर आके यहाँ डिपॉजिट हो, तो मास बढ़ जाएगा ना? नहीं समझे? समझ गए? अच्छा यहाँ पर आ जाओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब की बार ये क्या है? कॉपर। अच्छा यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने हैं ना, लॉस होगा। ये बैटरी के कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है? पॉजिटिव। अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी कॉमन सेंस नाम का चीज बचा है जिंदा, तो जो मैं बोलूंगा तुम्हें समझ आ जाएगा। ये बैटरी के कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है? पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल को क्या चाहिए? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव टर्मिनल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब ये किससे कनेक्टेड है? डायरेक्ट कॉपर से। और यहाँ आ कौन रहा है? OH माइनस और SO2 माइनस। ये बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन देने के लिए यहाँ 3 लोग हो गए, खुद कॉपर, metals are those elements that have tendency to lose electron. अब इस पॉजिटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रॉन देने के लिए 3 लोग हो गए, खुद कॉपर, OH माइनस और SO2 माइनस। खुद कॉपर क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है कॉपर, तो यहाँ रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन। अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बात आती है तो कौन जीतता है? मेटल की नॉन मेटल? मेटल। ये कॉपर मेटल है, ये OH माइनस नॉन मेटल है, ये SO2 माइनस नॉन मेटल है, तो तीनों में कंपटीशन में कौन जीतेगा? कॉपर। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? Cu, इसको इलेक्ट्रॉन देना है ना, इलेक्ट्रॉन कौन देगा? खुद कॉपर। Cu माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनेगा? Cu2 प्लस। अच्छा ये क्या था? सॉलिड और ये क्या था? एक्वस। यहाँ एक्वस से सॉलिड बन रहा है, यहाँ एक्वस से सॉलिड बन रहा है और यहाँ सॉलिड से एक्वस। तो वक्त के साथ ये वाला जो कॉपर है कैथोड, ये मास में बढ़ जाएगा, ये मास में बढ़ जाएगा, और वक्त के साथ ये वाला जो एनोड है ये मास में कम हो जाएगा, ये मास में कम होता रहेगा ये। तो यहाँ क्या लिखेंगे? डिक्रीज
इन मास। अच्छा यहाँ ब्लू कलर फेड होगा क्या? यहाँ सॉल्यूशन का ब्लू कलर फेड होगा क्या? ये जो CO2 प्लस यहाँ जाके जमा हो रहा है, तभी तत्काल यहाँ से CO2 प्लस आ जा रहा है ना। सॉल्यूशन से CO2 प्लस जाके जमा हो रहा है और तभी तत्काल वहां से एक CO2 प्लस आ जा रहा है। एक CO2 प्लस जा रहा है, एक CO2 प्लस आ रहा है, तो सॉल्यूशन का ब्लू कलर बना रहेगा, लेकिन फिर भी प्रोसेस चल रहा है। क्लियर हो गया? एक टाइम के बाद तुम्हें क्या पता चलेगा? कैथोड में बहुत सारा मास जमा हो गया, एनोड खत्म हो गया, और जैसे एनोड खत्म हो गया कलर ब्लू चला जाएगा, हमारा रिएक्शन स्टॉप हो गया। तो एक्टिव इलेक्ट्रॉन लेने से क्या बदला? एनोड बदला और सब कुछ सेम है। कैथोड का रिएक्शन वही है, बस एनोड में OH माइनस की जगह कुछ मेटल आ गया। अच्छा अब ये इलेक्ट्रोड ऐसा था जो रिएक्शन में टेक पार्ट किया, ये इलेक्ट्रोड ऐसा है जो रिएक्शन में टेक पार्ट किया, वो इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में टेक पार्ट करे उसको क्या कहते हैं? एक्टिव इलेक्ट्रोड दैट एक्टिवली टेक पार्ट्स इन अ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। और यहां क्या लिखेंगे? ब्लू कलर का सॉल्यूशन, ब्लू कलर का सॉल्यूशन रिमेन्स। समझ आएगा? अच्छा बाकी ओवरऑल रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा, वो सब दिखता नहीं लिखते। अच्छा ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? एनोड में क्या हो रहा है? Cu माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2 प्लस। कैथोड में क्या हो रहा है? Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu। ओवरऑल रिएक्शन ये कट जाएगा। अच्छा ये क्या था? सॉलिड, ये एक्वस, ये एक्वस और ये सॉलिड। क्या होगा? Cu प्लस Cu2 प्लस एक्वस सॉलिड, Cu2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। अगर ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, मतलब आपने सब कुछ सही किया, कोई भी रिएक्शन होने के बाद ऐसा हुआ है क्या ये ले 10 इलेक्ट्रॉन बच गए घर निकल? ऐसा नहीं होता था। तो कैथोड का रिएक्शन एनोड का रिएक्शन अलग अलग लिखो, और जब सेल रिएक्शन लिखोगे, ये सेल रिएक्शन है, जब सेल रिएक्शन लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचने चाहिए, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, कट गए। अच्छा विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous copper sulfate with inert with active electrode, with reference to electrolysis of aqueous copper sulfate with active electrode, what is the electrode taken? Copper. What is the cell reaction? What is the reaction at cathode? What is the reaction at anode? What is the overall cell reaction? Observation at cathode, observation at, does blue color of the solution remains of plates? Remains. Clear हो गया? 3 मास सॉल्यूशन है। अच्छा at which electrode oxidation take place? Anode. At which electrode oxidation take place? Anode. At which reaction cathode take place? ये अभी की हमेशा ये कैथोड। हाँ पहले की बात कर रहा हूँ, लिखा था ना डिपोजिशन ऑफ, हमने डिपोजिशन ऑफ क्या? अच्छा वो कॉपर था क्या? वो ग्रेफाइट था, ग्रेफाइट में कॉपर जमा होता है, हमने लिखा था डिपोजिशन ऑफ कॉपर। जो पहले ग्रेफाइट में कॉपर डिपॉजिट हो, अब कॉपर में कॉपर डिपॉजिट हो, मुझे पता चलेगा कौन डिपॉजिट हुआ, तो मुझे बस लगेगा कैथोड का मास बढ़ गया। इतना जस्टिफाइड है। अब वो लिख लो डिपोजिशन ऑफ कॉपर एंड कैथोड, पर मास बढ़ना, कार्बन के ऊपर कॉपर जमा होगा, मास बढ़ना। अच्छा लिखिए पर क्या होगा? भगवान तुम भी प्राप्त हो।